नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। हरियाणा की हवाओं में तपिश एक बार फिर चरम पर है। पंचकुला नगर निगम में करोड़ रुपए के सरकारी धन के बैंक घोटाला मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। करोड़ रुपए के बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तार हरियाणा के आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मामले में एक आईएएस और एक आईएफएस की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब जब जांच की आंच अधिकारियों के परिवार तक पहुंचने लगी है तो सूत्रों के मुताबिक आईएएस अधिकारी राम कुमार सिंह ने अपने बेटे को दुबई अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, जिससे सियासी हलचल भी तेज हो गई है। साथ ही एजेंसी को पूछताछ और छापेमारी के दौरान कई ऐसे सुराग भी हाथ लगे हैं जिससे अतः बेनामी संपत्तियों का खुलासा भी हुआ है। तमाम सवाल ऐसे में खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि क्या घोटाले का पैसा दुबई तक पहुंच गया है। सवाल ये भी क्या बैंक घोटाले में अब और भी बड़ी मछलियां फंसेंगी। एक सवाल ये भी कि क्या लाल फीताशाही के बाद अब सफेद पोशों तक भी जांच की आंच पहुंचेगी। क्या और भी अधिकारियों पर गिरफ्तारियों की तलवार लटकी हुई नजर आएगी। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो हरियाणा में बैंक घोटाला मामले में प्रदेश के सरकारी विभागों के सैकड़ों करोड़ रुपए बैंकों में प्राइवेट बिजनेस और शेल कंपनियों में ट्रांसफर होने के बैंक घोटाले में अब और भी बड़े खुलासे होने लगे हैं। आईडीएफसी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाला मामले में गिरफ्तारियों के बाद अब सीनियर आईएएस ऑफिसर आरके सिंह की गिरफ्तारी में नया खुलासा हुआ कि उसने दुबई में अपने बेटे को 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। पंचकुला नगर निगम में कमिश्नर रहते करीब 80 करोड़ रुपए उन्होंने आईडीएफसी बैंक में जमा करवाए थे, जो बाद में शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए गए। इसके बदले उन्हें महंगे गिफ्ट और मोटी नगद राशि रिश्वत में दी गई। अब 3 और बड़े अफसर भी सीबीआई के रडार पर हैं। माना यह जा रहा है कि इस गजब के बैंक घोटाले में कुछ सफेद पोशों का नंबर भी लग सकता है। इससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि इस जांच की आंच कब तक और भड़कती हुई नजर आएगी। क्या सीबीआई के रडार में अब सफेद पोश भी नजर आएंगे। कब तक बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। अब सीबीआई के रडार पर अगला नंबर किसका होगा, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर रिपोर्ट पर। प्रदेश के सरकारी विभागों के प्राइवेट बैंकों में जमा सैकड़ों करोड़ रुपए के आपसी मिलीभगत से गबन और घोटालों के मामले में अब और भी गर्म खबरें आने लगी हैं। पहले बैंक के बाबू और अफसरों के अलावा सरकारी महकमों के बाबू और बड़े बाबुओं की गिरफ्तारी के बाद अब एक आईएफएस और एक आईएएस की गिरफ्तारी से लगता है कि कई और बड़े अफसर भी लपेटे में आने वाले हैं, क्योंकि सीबीआई को उनके खिलाफ भी सबूत मिले हैं। 24 घंटे पहले गिरफ्तार हुए आईएएस आरके सिंह से पूछताछ में सामने आया है कि उसने दुबई में अपने बेटे के खाते में 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। गौरतलब है कि आरके सिंह पर पंचकुला नगर निगम का कमिश्नर रहते 79 करोड़ 46 लाख रुपए के चेक आईडीएफसी बैंक को एफडी के लिए जमा कराए थे, जो बाद में शेल कंपनियों को ट्रांसफर किए गए। इसके बदले उन्हें महंगे गिफ्ट और रिश्वत के नकद 25 लाख, 50 लाख और तीसरी बार 30 लाख रुपए के पैकेट डिलीवरी बॉय के जरिए पेट्रोल पंप और उनकी कोठी पर दिए गए थे। ऐसे ही नोटों के पैकेट कुछ और अफसरों को भी मिले थे। यही बड़े अफसर अब सीबीआई के रडार पर हैं, यानी नौकरशाही के बाद अब सफेद पोशों का भी नंबर आ सकता है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सीबीआई ने मीडिया को भेजी अपनी प्रेस रिलीज में जिक्र किया है कि सरकारी फंड्स का गबन करने वाले हर एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने को सीबीआई प्रतिबद्ध है। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो। तो घोटाले में जांच की आंच अब और बड़े अधिकारियों तक पहुंचने वाली है। बड़ी मछलियों के शिकंजे में कसने की तैयारी में है सीबीआई और तमाम सफेद पोशों पर भी नकेल कसने की तैयारी में है सीबीआई। लेकिन सवाल ये कि आखिर इस बैंक घोटाले के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी ने हाल ही में अपने बेटे को दुबई में 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि दुबई पैसा भेजा गया और कहा यह जा रहा है कि आरके सिंह को लगभग 2 महीने पहले सरकार की तरफ से सस्पेंड भी किया था। क्या इतनी बड़ी रकम का फेरबदल हुआ, अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, इससे पहले किसी को कोई शक, कोई गुंजाइश शक की नजर नहीं आई, कोई कानो कान खबर नहीं हुई, इतनी बड़ी रकम भारत से दुबई भेज दी गई?
गति मेरी जानकारी में है, हरियाणा में कई ऑफिसर्स पहले जो अब रिटायर हो चुके हैं, बहुत सारे अफसरों ने जो इस तरीके से पैसा कमाया था उसको प्रॉपर्टी में, दूसरे राज्यों में जमीन खरीदने में, एक ऑफिसर को तो मैं जानता हूं, यहाँ पानीपत में बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने ट्रैक्टर की एक कंपनी खोल दी थी, मतलब चलाने वाले और थे लेकिन पैसा उनका था। तो ऐसे ऑफिसर जो इस तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं, ओहदों पर होते हैं लेकिन भ्रष्टाचार का जो ऊपर की कमाई है उसको कैसे दूसरे राज्यों में जमीन खरीदते हैं, ताकि हरियाणा में खरीदेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये जो आया है, अब देखिए इस साल में आईडीएफसी, एयू स्मॉल बैंक, ये दो बड़े बैंक है। सबसे ज्यादा पैसा आईडीएफसी बैंक में, जहां रिभव ऋषि मैनेजर थे, और एक विक्रम वाधवा का नाम आया जो बिल्डर हैं, बड़े कारोबारी हैं चंडीगढ़ में। ये दोनों मुख्य आरोपी रहे हैं, मास्टरमाइंड रहे हैं, विक्रम वाधवा और रिभव ऋषि, जो आईडीएफसी बैंक सेक्टर 32 के जो मैनेजर थे। इन्होंने इस तरीके से बड़े अफसरों को, कर्मचारियों को, जो था उनको मछलियों में फंसाया और फिर उनके साथ वो खेल खेला जो अब जिसकी खोल रही है। तो आरके सिंह के बारे में आया कि 2.5 करोड़ इनके, पानीपत में ऐसे और भी लोग मैं जानता हूं जिनके बच्चे दुबई में काम, आजकल फैशन बन गया है, पैसा ज्यादा हो तो बच्चों को दुबई भेज दो, वहां पढ़ाओ लिखाओ, बिजनेस कराओ। और भी कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिनके बच्चे दुबई में बिजनेस कर रहे हैं। तो बड़े अफसर हैं, वो कुछ ऐसा खेल खेलते हैं, वो इस पैसे को बिजनेस में लगाते हैं। जमीन खरीद ली, यूनिवर्सिटी में हिस्सा डाल लिया, ट्रैक्टर कंपनी खरीद ली। लिहाजा आप इस सारे मामले में देखिए, अभी 18 गिरफ्तारियां हो चुकी थी 2 दिन पहले तक। आईडीएफसी के 6 कर्मचारियों की, जिसमें अफसर भी हैं, प्राइवेट फर्म शेल कंपनियों के लोग थे और कुछ प्राइवेट लोग थे। 18 गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद मेरे को लगता है अगले दिन, 2-3 दिन पहले आईएफएस जो थे नवनीत श्रीवास्तव, उनकी गिरफ्तारी हुई, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी के जो हेड थे, वो उनका नाम आया। उसके बाद ये आईएएस ट्रैप में आए हैं, जिनको कल पकड़ा गया। देर शाम कल प्रेस रिलीज में सीबीआई ने कहा था कि इनके आरोप साबित हो गए और बहुत सारे काम किए हुए हैं। और आपको बता दूं, जो कल प्रेस रिलीज आई है सीबीआई की, मैंने पढ़ी है प्रगति, उसमें 3 से 4 आईएएस अफसर और भी है। शुरू से माना जा रहा था, जो मैं कह भी रहा था, 6 से 7 आईएएस की इन्वॉल्वमेंट इस सारे मामले में लग रही थी। अब एक को तो गिरफ्तार कर लिया, एक प्रदीप कुमार थे, एक पंकज अग्रवाल थे, एक मीत गर्ग और एक आईएएस को कल गिरफ्तार किया गया। इससे पहले एक आईएफएस हुआ है। अभी मेरी जानकारी के मुताबिक 3 से 4 आईएएस पर और हाथ डलेगा। इसी तरीके का हश्र हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन संभावना बनी हुई है कि उनके खिलाफ भी सीबीआई को सबूत मिले हैं। अब धीरे धीरे और ये मामला बढ़ता जा रहा है, जैसा हम भी कयास लगा रहे हैं कि पहले छोटे कर्मचारी, फिर अफसर पकड़े गए और अब शायद अब उघड़ती जा रही है और मामला और बड़ा होता दिख रहा है। किस तरीके से, मेरे को नहीं लगता हिंदुस्तान में किसी राज्य में इस तरीके से हुआ हो कि सरकारी पैसे को किस तरीके खुर्द हुआ हो, प्राइवेट लगाया हो, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, ज्वेलरी बिजनेस में लगाया हो, और धीरे धीरे अब चीजें सामने आ रही है और आगे बिल्कुल निश्चित रूप से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के मामले में महेश जी, हरियाणा शायद नंबर 1 पे आ गया है, कहीं तो प्रदेश आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरह से आईएएस अधिकारी पर सीबीआई रडार पक्की किए हुए है, सीबीआई शिकंजा कसे हुए है, और इस दौरान ये जो 2.5 करोड़ रुपए दुबई भेजने का मामला सामने आया, अगर इस बात का खुलासा बैंक घोटाले में नहीं होता कि इन आईएएस अधिकारियों की संलिप्तता इन बैंक घोटाले में है, तो शायद ये घोटाला और लंबा चलता और इस पर किसी की नजर नहीं जाती। अभी तक भी इस पर किसी की नजर नहीं जाती और ये घोटाला बदस्तूर ऐसे ही जारी रहता, इन पैसों का हेरफेर ऐसे ही जारी रहता।
देखिए प्रगति, सबसे पहले तो मैं ये जानकारी आपको दे दूं कि मुझे ये जानकारी नहीं है कि आईएएस जो सीबीआई की गिरफ्त में इस वक्त आए हैं, उन्होंने बैंक अकाउंट यानी आरटीजीएस के जरिए ये 2.5 करोड़ की रकम अपने बेटे के अकाउंट में भेजी या हवाला के जरिए। अगर हवाला की बात की जाए तो आप 2.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, अगर 250 करोड़ रुपए भी भारत से हवाला के जरिए दुबई भेज दिए जाएं तो सरकार के रिकॉर्ड में, आईटी और ईडी के रिकॉर्ड में वो कहीं भी दर्ज नहीं होता। हवाला सीधे सीधे इसी तरीके से है कि आप भारत में कैश दीजिए और उसी रेशो में परसेंटेज जो हवाला के लोग लेते हैं उसको डिडक्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, और बाकी जो राशि है वो आपको दुबई में आपके अकाउंट में, आप संपत्ति खरीदना चाहें, आप वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में डलवाना चाहें, जहां जब जैसे कोई भी संपत्ति अगर आपको दुबई में खरीदनी है तो भारत में आप उसको खरीदने के लिए कैश दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी मेट्रो सिटी की मैं बात कर रहा हूं, हरियाणा के छोटे छोटे शहरों से इन्वेस्टमेंट होता है दुबई में, करोड़ों के जो फ्लैट्स हैं वो आसानी से यहाँ पर भारत में कैश देकर दुबई में खरीद लिए जाते हैं। कोई बहुत बड़ी बात इसमें मुझे नजर नहीं आती। और 2.5 करोड़ की रकम तो प्रॉपर्टी के लिहाज से जो आज की कीमत हरियाणा में देखने को मिल रही है, बमुश्किल 200 गज का प्लॉट भी 2.5 करोड़ रुपए में नहीं आएगा। और बात अगर पंचकुला की करें तो 250 गज के प्लॉट की कीमत मुझे लगता है कि 6 करोड़ से कम नहीं होगी। तो ये राशि कोई बहुत बड़ी राशि आज की प्रॉपर्टी की कीमत के लिहाज से मैं नहीं मानता। और 2.5 करोड़ रुपए आरटीजीएस के जरिए भेजे तो ठीक है, उसका हिसाब किताब एक आईएएस दे सकता है, लेकिन अगर वो हवाला के जरिए भेजे गए हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा मामला जो है वो बनता हुआ नजर आता है। फिर ईडी की इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल की जा सकती है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि ये घोटाला मुझे इसलिए हैरान कर रहा है कि एक आईएएस और सीनियर आईएएस इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। एक आईएएस ये कैसे सोच सकता है कि सरकार के 500-600 करोड़ आप जो है कहीं भी निपटा दीजिए, कहीं भी खत्म कर दीजिए, कहीं भी चुरा लीजिए और सरकार को कभी पता नहीं चलेगा। कभी ना कभी तो ये खुलासा होना ही था, और इतनी जल्दी हो जाएगा ये मुझे नहीं लगता कि ना आईएएस रैंक के अधिकारियों ने सोचा होगा। लेकिन सरकार के पैसे को आप गायब कर रहे हैं, इतनी बेरहमी से खत्म कर रहे हैं, ये कभी ना कभी तो खुलासा होना ही था। और मुझे हैरानी इस बात की कि आईएएस रैंक का अधिकारी ऐसा कैसे सोच सकता है कि सरकार के पैसे को आप चोरी कर लेंगे और सरकार को कभी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सोनी जी, इसी बात को आगे आपके साथ बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह से महेश जी ने जिक्र किया, निश्चित रूप से ये स्वाभाविक सी बात है कि एक आईएएस रैंक का अधिकारी जब अपने पद पर आसीन होता है तो निश्चित रूप से उसे देश, दुनिया और सरकार के बारे में जमीनी हकीकत, जो एक बेसिक सी नॉलेज होती है, वहां से लेकर के हर स्तर तक की जानकारी उसके पास होती है। और यही वजह कि इस मामले में और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे एक आईएएस अधिकारी इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे सकता है, और न सिर्फ एक आईएएस अधिकारी बल्कि इसमें तमाम आईएएस अधिकारियों की संलिप्तता नजर आ रही है। क्या इसके पीछे और भी कोई मास्टर प्लान हो सकता है जो अभी सरकार की, जो अभी जांच एजेंसियों की नजर से बाहर है? देखिए, ये सब तो अभी जांच से आगे बात बढ़ेगी, लेकिन अभी तक तो क्या होता था, अभी तक यही होता था कि अगर किसी विभाग की जमा राशि है तो सभी प्राइवेट बैंक उस राशि को अपने यहाँ एफडी में लेने के लिए तरह तरह के प्रयास करते थे, अधिकारियों को प्रलोभन देते थे ताकि वो अपने बैंक का जमा निवेश बढ़ा हुआ दिखा सके जी, ताकि लक्ष्य से अधिक उनका निवेश हो। इसके लिए, इसके एवज में अधिकारियों को कुछ ना कुछ प्रलोभन दिए जाते थे। तो ये बात तो सामान्य चलता था, क्योंकि देखिए पैसा तो सुरक्षित रहता था, पैसे को कोई खतरा नहीं था। ये बात ठीक है कि इस मामले में क्या खेल रचा गया, किस तरह की ये कार्रवाई, क्या बैंक के अधिकारियों की मुख्य भूमिका थी? देखिए, कोई भी आईएएस अधिकारी होगा, जो भी नगर निगम का आयुक्त रहा होगा, तो उसको तो मालूम है देर सवेर तो राशि वापस आनी है जो एफडी कराई गई है। अगर एफडी नकली कराई गई है तो उसमें क्या मिली भगत थी? देखिए, पैसा तो देर सवेर वापस एफडी का नगर निगम तुड़वाई गई, और इस बारे में आरके सिंह ने पत्र भी लिखा था, पहले बैंक अधिकारियों को पत्र भी लिखा था। अब ये सारी बातें तो सीबीआई की जांच का विषय है। सीबीआई की जांच कहां तक बढ़ी है, कहां तक उनको मिली भगत साबित हुई है, और ये दोष सिद्धि अब अदालत में कितना ठहर पाएगी, किस तरह के आरोप लगाए गए। देखिए, हर अधिकारी पर कुछ ना कुछ आरोप होते हैं। ये हो नहीं सकता कि कोई ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करे, ऐसे बिरले अधिकारी होते हैं, क्योंकि उनको प्रलोभन देने वाले बहुत लोग होते हैं। अब ये देखा जाए कि भ्रष्टाचार के आरोप में हरियाणा में कितने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई? पिछले 3 वर्षों में 8 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ तो सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी। विजय दहिया का उदाहरण हमारे सामने, हाल ही का उदाहरण है, सरकार ने अनुमति नहीं दी, वो रिश्वत के आरोप में पकड़े गए थे।
तो इसलिए सरकार का उद्देश्य तो उस समय जब ये नियम बनाया गया था, ये था कि अधिकारियों का अनावश्यक उत्पीड़न ना हो, तो इसलिए था कि राज्य सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। तो 3 वर्षों में 8 IAS अधिकारियों को अनुमति नहीं दी गई उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की। तो अब इस मामले में ये देखा जाएगा उनकी कितनी दोष सिद्धि बनती है। ये तो अब अदालत में आरोप कहां तक ठहरते हैं, लेकिन अभी तक जो CBI की जांच में आया है कि उन्होंने अपने बेटे को भी संपत्ति जो है वो नकदी ट्रांसफर की जी, और नकदी ट्रांसफर करने के अलावा ये भी डिजिटल साक्ष्य मिला होगा CBI को, और ये भी है कि उनकी पत्नी के नाम पे संपत्ति है। देखिए, कोई भी IAS अधिकारी है को अपनी वार्षिक रिटर्न देनी पड़ती है, उसकी कितनी चल संपत्ति है उसका ब्यौरा देना पड़ता है। तो सभी अधिकारी वो अपने नाम से तो संपत्ति लेते नहीं है, बेनामी संपत्ति लेते हैं। क्योंकि अपने नाम से संपत्ति लेंगे तो उसका विवरण दर्ज करना पड़ेगा, सरकार के पास जानकारी रहेगी जी। तो इसलिए जितने भी IAS अधिकारी हैं मुख्यतः वो बेनामी संपत्ति ही लेते हैं। तो ये संपत्ति की अपनी पत्नी के नाम पर भी हो सकती है, किसी और के नाम पर भी हो सकती है। बिल्कुल, रामकुमार सिंह के नाम पर भी कई बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। हालांकि अब सवाल यही है कि क्या इस जांच की आंच में और कई बड़े IAS अधिकारी रडार पर आएंगे और अगला कदम CBI का क्या कुछ होने वाला है, कौन सी वो बड़ी मछली जो इसकी मास्टरमाइंड है और कब तक वो CBI की गिरफ्त में होंगी, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।